नमस्कार दोस्तों। यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है आधुनिकीकरण की और मूल निवासियों का विस्थापन आधुनिकीकरण के रास्ते, यानी कि अब इकाई आ रही है चौथी। ठीक है ना, जिसमें दो पार्ट है। एक तो है मूल निवासियों का विस्थापन और अगला है आधुनिकीकरण के रास्ते, यानी दो पार्ट है इसमें, आधुनिकीकरण की और मूल निवासियों का विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्ते। ठीक है, इकाई है 4, इसमें दो पार्ट है, एक तो मूल निवासियों का विस्थापन आधुनिकीकरण की ओर। तो चलिए, ये एन की कक्षा 11 की एन की कक्षा 11 की विश्व इतिहास के कुछ विषय वो है, ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है। तो चलिए, हर एक लाइन को, फैक्ट को आराम से पढ़ते हुए याद करते हुए चलते हैं और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है भाई आधुनिकीकरण की और ठीक, आधुनिकीकरण की ओर। ये रेल की पटरियाँ हैं भाई, महानगर है कोई, ये महानगर है। आधुनिकीकरण की ओर। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई, खासतौर से 15वीं शताब्दी की मध्य से। विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थे औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी, जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776-81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789-94 से हुई। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण और यूरोप तथा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव। अफ्रीका और अमेरिका के बीच संपर्क अथवा टकराव, जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई, खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य से। विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीन तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। ये थे औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी, जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति है 1776 से 81। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 से 81। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 से 94 से हुई थी। अमेरिकी क्रांति 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। 1789 से 94, ठीक है ना। अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति तो याद है, लेकिन ये 94 तक, 1789, ये 94 नहीं है, 1789 से 94। अमेरिकी क्रांति 1776 से 81, पहले अमेरिकी क्रांति हुई है, इसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र था। पिछली कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। हालांकि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण के संबंधित पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं।
हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती के कपड़े के उद्योग का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ। औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ। ठीक है ना, किसका? कोयला का और सूती का। ब्रिटेन में प्रथम चरण में किसका विकास हुआ था? औद्योगिकरण के पहले चरण में कोयला और सूती कपड़े। जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। यह कि सेकंड चरण में हुआ था रेलवे, पहले कोयला फिर सूती कपड़ा। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी के आखिर में। यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। रेलवे और भारी उद्योग। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। निस्संदेह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं, की औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। दुनिया को जोड़ना। 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लेडवर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा। कब की बात है ये? 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लेडवर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा। 25 वर्षीय 1927। ठीक है ना, क्या नाम है? चार्ल्स लेडवर्ग। कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और छेजा तथा तपेदिक की महामारियाँ। इसी तरह के विषय साथ में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से कुछ औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियाँ। इसी तरह से पार्ट 7 में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। किसने? यूरोपीय शक्तियों ने। बहुत पहले अमेरिका, एशिया, दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में। विषय 6, आपको यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। पार्ट 6, आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बर्जुआ मानसिकता ने उन्हें ज़मीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। मतलब आबादकारों की बर्जुआ मानसिकता ने उन्हें ज़मीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को ऐसा भी नज़र आते थे का पूछना था। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नज़र आते थे, लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नज़र आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को ज़मीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मतलब समझ में आ रही है यहाँ से बात? देखे। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों
को अशुभ नज़र आते थे। कब पूछना था। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को अशुभ नज़र आते थे, कब पूछना था। अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को ज़मीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें उन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की ज़रूरत थी तो उन्हें आसानी से उधार मिल दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। मूल निवासियों ने, हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्यधारा से जुड़ें। 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापान पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे उपनिवेशिक नियंत्रण का उदाहरण। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। पल्ले नहीं पड़ रही बात है यार, क्या बताना चाह रहा है भाई। आधुनिकरण की ओर है ना। जब इसके बाद में है ये डिटेल बता रहा है, फिर कालक्रम आएगा, कालक्रम के बाद में फिर पाठ आएगा, ये मूल निवासियों का विस्थापन, जब यहाँ से पाठ आएगा। लेकिन ये 6 और 7 पाठों के बारे में बता रहा है। बात ये है, ठीक है ना, मेन बात बता रहा है। चल देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं ना। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। पिछली कक्षा में आपने इसका अध्ययन किया कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। हालांकि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ। ब्रिटेन में प्रथम चरण में किसका विकास हुआ था? कोयले का, सूती का, ठीक है ना। जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफ़ी देर से शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी के आखिर में। यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्यों और बैंकों की भूमिका का प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। निस्संदेह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास ने अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियाँ रहे हैं, की औद्योगिक प्रगति को प्रभावित किया। इसने यह भी दर्शाया कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की महामारियाँ, इसी तरह के विषय साथ में अब जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिससे लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया, दक्षिणी अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिणी अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। विषय 6 आपको यूरोपीय उपनिवेशियों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बरसों मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर
सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया बर्जुआ मानसिकता ने। लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासियों को ज़मीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीज़ों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीज़ों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। किन्होंने? मूल निवासियों ने। हालांकि 20वीं सदी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़ें। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्यधारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्यधारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पश्चिमी पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। पश्चिमी पूंजीवाद में व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे उपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। पश्चिमी पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। पश्चिमी पूंजीवाद, ठीक है ना। 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। सीधे 19वीं और प्रारंभ 20वीं सदी का चीन उपनिवेश की तीसरी किस्म का उदाहरण है। 1 मिनट। पश्चिमी पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। भाई यहाँ से ले ले, है ना। पश्चिम पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय लोग बस गए। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। अन्य जैसे कि भारत में 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखलंदाजी की। यहाँ ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखलंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। एक मिनट इनडायरेक्ट रूप से समझा रहा है। पश्चिमी पूंजीवाद व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय और 20वीं सदी के शुरू के जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। सही है भाई, काफ़ी क्षेत्रों पे
उपनिवेश बना लिया था जापान ने। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहाँ यूरोपीय गोरे लोग बसे गए थे, उनको भी बना लिया था जापान ने। अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीन उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तीसरी किस्म के उपनिवेशवाद, जहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका सभी आगे भाई, और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखलंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभु सत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलनों ने औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी। सभी देशों में वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभु सत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। क्या? राष्ट्रवाद कैसी अवधारणा है? आधुनिक अवधारणा। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभु सत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों का समुदाय बनाने की कोशिश करता है। कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। यहाँ पर राष्ट्रवाद समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से प्रभावित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रीयवादी प्रभु सत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं। तो बहरहाल यार, समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता को जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समुदायों तक सीमित कर सकते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। कौन? पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता की बजाय समान अधिकारों से। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। किसका? जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू किया। यानी कि भाई फ्रांस के राजाओं ने कब्जा कर लिया था जर्मनी पे, यहाँ पर जर्मन राज्यों पर, तो उनके प्रति प्रतिक्रिया थी 1806 में। यहाँ पर विद्रोह हुआ था। शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा
नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। ये सीधा नहीं बता रहे, ये इनडायरेक्ट रूप से समझा रहा है। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में ही रहा। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है ना। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। जैसे आधुनिकीकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों के साथ साथ ताइवान और दक्षिण कोरिया के उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। दोबारा से ना, जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही औद्योगिकरण के ना वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। अब बात आ रही है औद्योगिकरण की। भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही औद्योगिकरण अलग है और आधुनिकीकरण भी अलग है। तो आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों के साथ साथ ताइवान और दक्षिणी कोरिया के उदाहरणों में बहुत कुछ समझ में आता है। जापानी चीनी उदाहरणों के साथ साथ ताइवान और दक्षिणी कोरिया के उदाहरणों से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा और 20वीं सदी के दौरान तेज़ी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। ये उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहा भाई। जापान किसी का उपनिवेश नहीं बना था, कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद के चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि विषय 7 दिखाता है। यह उस उन्नति का नतीजा था जो जापान 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी? क्या आपको मालूम है 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था, यानी कि निःशुल्क है, ठीक है ना। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक के राष्ट्र निर्माण के बीच, जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। देख, चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह यहाँ से ले लिया है ना। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकतों किसानों में थी, 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। ताकतें किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का, ठीक है ना। साम्यवादी पार्टी किस में थी? किसानों में थी, यानी कि साम्यवादी पार्टी किसानों को, यहाँ पर किसानों से ही बनी थी, ऐसे पढ़ सकते हैं, पढ़ें। फिर राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए
उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। उनकी समतावादी विचारधारा और भूमि सुधारों पर चल यहाँ से ले ले, है ना। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। नौकरशाह और सामंत वर्ग का विरोधन है। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, कौन सी पार्टी थी चीन में? चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसमें थी? किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को, कब? 1949 में। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने, सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 में के दशक के मध्य बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने, सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने ठीक है ना, सत्ता में आ गए वे 1949 में। चीन की बात आ रही है। शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में, इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफ़ी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की। आई बात समझ में? कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार यानी दोबारा से आविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की है। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं में से आपका परिचय करवाएगा। आई बात समझ में? अब कालक्रम आ रहा है भाई, देख ले कुछ रह रहा हो तो, है ना। ये क्या है? दुनिया को जोड़ना। जापान की जैन चित्रकारी। पश्चिमी कलाकार ऐसे चित्रों की प्रशंसा करते थे। 1920 के दशक के अमेरिका में जैन का प्रभाव निराकार अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिस्ट चित्रकारी पर पड़ा। मतलब जापान की जैन चित्रकारी। पश्चिमी कलाकार ऐसे चित्रों की प्रशंसा करते थे। 1920 के दशक के अमेरिका में जैन का प्रभाव निराकार अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिस्ट चित्रकारी पर पड़ा। क्या पता भाई इसमें क्या बताना चाह रहा है जाने। दुनिया को जोड़ना। जे लिप्सिच की फिगर नामक मूर्ति जो उन्होंने 1920 के दशक में बनाई। इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्ति कला
का अक्षर है। अच्छा, दुनिया को जोड़ना, जेलिफिश की फिगर नामक मूर्ति जो उन्होंने 1920 के दशक में बनाई, इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्तिकला का असर है। मध्य अफ्रीका की मूर्तिकला का असर है। अलग ही डिजाइन है यार। ठीक है। ये तो देख लिया अपन ने। चार्ल्स लिडबर्ग है ये तो, 25 वर्षीय, 1927 में हवाई जहाज में जा रहे हैं आधुनिकीकरण की ओर। आगे चलते हैं। अब है कालक्रम। ठीक, कालक्रम 4। यहाँ से इम्पोर्टेंट सन आ सकती है भाई, और इससे अपने समझ स्थापित हो जाएगी कि भाई उस समय क्या क्या और कब घटित हुआ था। बात आ रही है 1700 से 2000 के बीच की घटना है। 1700 से 2000। ठीक, 1700 ईस्वी से 2000। ये उड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई, प्रयोग कर कर के। ठीक है ना। फिर यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था। कितने? 300 वर्षों में। और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्रीय और उपनिवेशीय विरोधी आंदोलन के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ अन्य अन्वेषणों और प्रौद्योगिकी विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। यह काल रेखा आपको यह बताएगी कि पिछली 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। ठीक है भाई, विभिन्न देशों के लोग। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुए अफ्रीका के दास व्यापार का अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्रीय और उपनिवेशी विरोधी आंदोलन के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी है जो महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है, तिथियों पर ही। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी है जो महत्वपूर्ण है। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती है और इनका चयन आपको यह सब बताता है। ये काल रेखा है भाई, है ना। अफ्रीका यूरोप आ रहे हैं पहला तो 1700 से 2000 के बाद में जो घटना घटित हुई उनके बारे में। अफ्रीका यूरोप, और अगले में है अफ्रीका भी, वही है अफ्रीका यूरोप। फिर एशिया और दक्षिण एशिया है, एशिया और दक्षिणी एशिया। इसके बाद में है एशिया, दक्षिण एशिया,
दो दो पृष्ठ है। ठीक, फिर है अमेरिका, ऑस्ट्रिया, प्रशांत महासागरीय द्वीप ना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। फिर है उत्तरी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और द्वीप समूह है ना। उत्तरी दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत द्वीप समूह है। फिर पार्ट आएगा भाई, है ना। एक एक को देख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी है नहीं है, याद होना चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी नहीं देगी तो कोई और बोर्ड उठा के दे देगा। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ स्थितियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और स्थितियाँ भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है, इसका भी पता लगाएं क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएँ विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती है और इनका चिन्ह आपको ये सब बताता है। ये सब बताता है। अब है अफ्रीका और यूरोप। कालक्रम 1700 से 2000। ठीक, अब है इधर तो तिथि है, ये अफ्रीका है और ये यूरोप है। जो 1720 से 30 1720 से 30 है, 1720 से 30 पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा आगाज 1734 ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और 1740 इसमें इसे फिर से लागू किया गया। ये है भाई क्या, दास व्यापार है ना। इनको ले जा रहे हैं बांध बूंद के, बच्चे भी हैं साथ में। पश्चिम अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा आगाज 1724 से 34 ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन 40 में इसे फिर से लागू किया गया। और इधर कुछ नहीं हुआ 20-30 में, है ना। फिर 1730 से 40 कैरोलस लिनेयस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीय प्रणाली यानी कि टैक्सोनोमिक सिस्टम की खोज की 1735। ठीक है, कैरोलस लिनेयस ने पौधों और जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए एक वर्गीय प्रणाली टैक्सोनोमिक सिस्टम की खोज की 1735। ठीक है, इसके बाद में है 1750 से 1760। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप हुआ, जिसे नाविकों ने फैलाया। किसने? नाविकों ने फैलाया। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रयोग हुआ, वो प्रकोप हुआ। किसने फैलाया था? नाविकों ने। कब? 1755। चेचक, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। इसके बाद में पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीय प्रणाली की खोज की 1735। यह है वर्गीय प्रणाली। वर्गीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी 1770 से 1780 अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी औपनिवेशिक शक्तियाँ दास व्यापार कर रही थी। लाखों श्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिन्हें दो तिहाई समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी औपनिवेशिक शक्तियाँ दास व्यापार कर रही थी। लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिनमें दो तिहाई समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। बहुत गलत किया गया था भाई साहब दक्षिण अफ्रीका के साथ में। रूस में इमेलियन पगाचेव ने कृषक विद्रोह 1773 से 75 का नेतृत्व किया। कृषक विद्रोह 1773-75 का नेतृत्व किया। इधर तो है अफ्रीका, इधर यूरोप है। 1780 से 90 फ्रांसीसी क्रांति, 1789 का प्रारंभ।
फिर 1790 से 1800, 1800 से 1810 मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। 1805 से 48 मिस्र ओटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। मिस्र किससे? ओटोमन साम्राज्य से अलग। ये फ्रांस की क्रांति है। ये गेलोटिन है, ये गेलोटिन है, ये गेलोटिन कर रहे हैं ये कोई कसर है हाथ में। 1810 से 1820, 1820 से 30 पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना। 1822 जो स्वतंत्र दासों का देश था। पश्चिमी अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना। 1822 जो स्वतंत्र दासों का देश था। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया। कब किया? 1823 इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 1825 ब्रेल लिपि को कब विकसित किया गया था? 1823 से। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित को दे देगा वो और ये बोलेगा कि बताइए अवरोही में यहाँ पर काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब 1823 इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई। 25 ये 23 है, ये 25 है। 1830 से 40 अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 आंदोलन किया। अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 आंदोलन किया। अब्दुल कादिर ने, अच्छा, नेल्सन मंडेला से पहला थे। इसने आंदोलन किया था क्योंकि फ्रांसीसी अल्जीरिया में बस गए थे भाई। 1840 से 50 अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन। 1848 फिर 1850 से 60 अफ्रीका यूरोपन है। अब है 1860 और 70 विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से एक सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। ये सुएज नहर है, ये सुएज नहर है। व्यापार हेतु खोली गई। रूसी कृषि दासों सरफेस को स्वतंत्र किया गया। 1861 1860 से 70 विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक सुएज नहर व्यापार हेतु खोली गई। रूसी कृषि दासों सरफेस को स्वतंत्र किया गया। 1861 रूसी कृषि दासों, अच्छा, यहाँ रूस में भी दास थे लेकिन किसान थे दास। जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्यों के रूप में उभर कर आए। जर्मनी और इटली, ये सुएज नहर है। फिर 1870-80 में ये हुआ है ना, जर्मनी और इटली। और 1861 में रूसी कृषि दासों। अब है 1880 से 90 यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1890 से 1900 पहली फिल्म का निर्माण। 1895 पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ। 1896 पहली फिल्म का निर्माण 1895 और पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ 1896। पहली फिल्म का निर्माण 1895 और पहला ओलंपिक खेल एथेंस में 1896। बताइए पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ संपन्न हुआ था? एथेंस में 1896। 1900 से 1910 महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की। 1906 ये है वही 1906 महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी कहाँ है? शायद ये है।
1910 से 1920 दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। दक्षिण अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए 1913। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। 1917 की रूसी क्रांति 1917। 1920-30 मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना 1923। मुस्तफा कमाल पाशा। 1930-40 अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई 1931। 1930-40 अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई। अंगोला से, ये अंगोला है, और मोजाम्बिक रेल सेवा पूर्ण हुई 1931 में। ठीक है, ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई 1931 में। हिटलर ने जर्मन शासक की बागडोर हत्या ली 1933। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। मुस्तफा कमाल के नेतृत्व की गणराज्य बना। दक्षिण अफ्रीका में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1931 में। किस जगह हुई थी? अंगोला से मोजाम्बिक, ट्रांस अफ्रीकी। अब है 40 से 50। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय 1948। रंगभेद की नीति की स्थापना। ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949। ब्रिटेन ने 1950-60 उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना 1957। डीएनए की खोज रूस ने अंतरिक्षयान स्पुतनिक भेजा 1957। डीएनए की खोज है ना 1950-60 में, और रूस ने अंतरिक्षयान स्पुतनिक भेजा। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, स्पुतनिक भेजा गया था। यहाँ पर स्पुतनिक किसका उपग्रह था? यहाँ पर यान था रूस। स्पुतनिक भेजा 1957, और डीएनए की खोज भी हुई थी 1960। अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना 1963। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963, सही है। और यूरोप में विरोध आंदोलन 1968। 1963-1968 है भाई। अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना 1963। यूरोप में विरोध आंदोलन 1968। 1970-80 मिखाइल गोरबाचेव सोवियत रूस के नेता बने। मिखाइल गोरबाचेव सोवियत रूस के नेता बने 1985। संपूर्ण विश्व में वेव का प्रारंभ। वेव मतलब 1989। मिखाइल गोरबाचेव सोवियत रूस के नेता बने, है ना 1985। मिखाइल गोरबाचेव। और संपूर्ण विश्व में वेव का प्रारंभ 1989। और ये है 1990 से 2000। दक्षिण अफ्रीका में नेशनल मंडेला। ये नेशनल मंडेला है भाई, युवा थे उस समय का फोटो है ये नेशनल मंडेला। पूरी जीवन लगा दिया उन्होंने, को रिहा किया गया 1990। रंगभेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। नेशनल मंडेला है। वैज्ञानिकों ने डॉली 1997 में क्लोन भेड़ बनाई, जिसमें आनुवांशिक इंजीनियर की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। जब संपूर्ण विश्व में वेब प्रारंभ 1989, और रूस के नेता बने 1985 में। कौन? मिखाइल गोरबाचेव। और वैज्ञानिकों ने डॉली 1997 क्लोन भेड़ बनाई, जिसमें आनुवांशिक इंजीनियर की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। डॉली 1997 विवाद प्रारंभ हुए। कब बनाई थी डॉली? 1997 में। अब है
एशिया और दक्षिण एशिया। 1720 से 30 गुंजिन तुसु जीचेंग, ये क्या है भाई? गुजिन तुसु जीचेंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक गांग ची ने छपाकर अधिकृत किया। ये है वो गुजिन तुंजू जीचेंग नामक सबसे विशाल विश्वकोश को चीन के मंचू शासक गांग ची ने छपाकर अधिकृत किया। 1730 से 40, 1740 से 1750 मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार किया। मराठों ने फिर 1750 से 1760 एयोकी कोन्यो, ये एशिया है, ये दक्षिण एशिया है ना। एयोकी कोन्यो एक जापानी विद्वान है। डच जापानी शब्दकोश का संकलन 1758। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया 1757। ये है भाई। फिर 1770 से 1780, 1780 से 90 अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया। भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई, है ना। इसके बाद में ये है वो अफीम। अफीम 1790 से 1800 रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना की 1799। रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना की। 1800 से 1810, 1810 से 1820 और 1820 से 30 जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत 1825 से 30। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829। ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किया 1839। जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत 1825 से 30। सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया 1829। ओटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किए 1839। जावा के लोगों की डचों के खिलाफ बगावत, है ना। 1840-50, 1850 से 60 थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ का शासन। उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत की 1853। किसने? रामा चतुर्थ। रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ 1853। महान विद्रोह 1857। ये भाई महान विद्रोह। 1860 से 70 फ्रांसीसियों के इंडो चीन दक्षिण एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ 1862। इंडो चीनियन दक्षिण एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ 1870 से 80 जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा का प्रारंभ 1872। जापान की प्रथम रेल सेवा टोक्यो से याकोहामा 1872 में। यार इससे पहले तो अपने चालू हो गई थी 1853 में। हाँ, दक्कन और दक्षिण भारत में काल 1876 से 78 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु दक्कन और दक्षिण भारत में। 76-78 की बात है भाई। 1880 से 90 ब्रिटेन में बर्मा म्यांमार का अधिकार किया गया। ब्रिटेन ने बर्मा इन म्यांमार पर अधिकार किया 1885-86। बर्मा म्यांमार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885।
प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भाई, 1885। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, 1890 से 1900। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। अब है तिथि एशिया और दक्षिणी एशिया। तिथि एशिया और दक्षिणी एशिया। 1900 से 1910 जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी बेड़े को परास्त किया। 1905 जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी बेड़े को परास्त किया। 1905। अच्छा, रूस को हरा दिया था भाई 1905 में जापान ने। 1910 और 1920 वेल फॉर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1917 वेल फॉर, ये घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1917। 1920 से 30 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 है ना। E.P. रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। 1925। ये आ सकता है भाई कि ये बताइए आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु में। किसने प्रारंभ किया था? E.P. रामास्वामी। 1925। 1930-40 इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइनें बनी। 1934 इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी। 1934 अर्धशीर ईरानी की आलम आरा 1931 सबसे पहली टॉक की फिल्म थी। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू 1940। ठीक। एशिया दक्षिणी एशिया दोबारा देख लेते हैं। 1900 से 1910 जापानी जल सेना ने रूसी जहाजी बेड़ों को परास्त किया। 1905 खाली है ना। बेलफोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया। 1917 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 और E.V. रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया गया था कहाँ? तमिलनाडु ने। किसके द्वारा? E.V. रामास्वामी। कब? 1925। 1930 और 40 इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी। 1934 अर्धशीर ईरानी की आलम आरा 1931 सबसे पहली टॉकी फिल्म थी। अर्धशीर ईरानी की आलम आरा 1931। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू 1940। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू 1940। फिर 1940-50 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी 1945 पर अणु बम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। चीनी लोग गणतंत्र का संगठन 1949। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 1947। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली 1947। नागासाकी, ये है था भाई परमाणु बम। परमाणु बम। शायद रियल फोटो है समय की। है ना। 1950-60 वादुंग सम्मेलन 1955 ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। वादुंग सम्मेलन। भारत गणतंत्र 1950 बना। 1960 से 70 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1964 वियतनाम में युद्ध 1965 और 73 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। 1964 और वियतनाम युद्ध कब हुआ? वियतनाम में युद्ध 1965-73।
सिरमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी 1960। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी। सिरिमाओ भंडार नायके प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960। 1970-80 ईरान के शाह का तख्ता पलट दिया गया 1979। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971। 1980 से 1990 वेंगिंग चीन के तियानमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन। प्रजातंत्र के लिए बेंगिंग है, ये कोई शहर है चीन का। तियाननमेन चौक में प्रजातंत्र के लिए विशाल प्रदर्शन 1989। भोपाल यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी प्लांट में रिसाव 1984। यह इतिहास की बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई 1984। किसका रिसाव हुआ था? यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी प्लांट में। कब हुआ था? 1984। 1990-2000 इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध 1990-2000 इराक, कुवैत और अमेरिका के भारत और पाकिस्तान ने नाव के परीक्षण किए 1998। अब है अमेरिका, है ना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप, है ना, इधर तो अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप। 1720-30 पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन किया 1727। डच नाविक रोगेविन सेमाओ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा 1722। ठीक है, पुर्तगालियों ने ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रचलन किया कब? 1727। डच नाविक रोगेविन सेमाओ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा 1722। इसके बाद में है 1730 से 40 स्टेनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया 1739। स्टेनो दास विद्रोह का नेतृत्व 1730-40 की बात है। 1740 से 50 जुआन सेंटोस, जिसे अताहुआल्पा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू में मूल निवासियों का नेतृत्व किया किंतु उसका विद्रोह सफल रहा 1742। नाम है अताहुआल्पा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया। और ये किसके बारे में है भाई? डच नाविक रोगेविन सेमाओ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा 1722। फिर 1750 से 1760, 1760 से 1770 ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया 1763। कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1768 और 71। दोबारा देख ले, 1760 से 1770 ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियोक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया 1763। ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया 1763 की बात है। कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में से प्रथम 1768 से 71। कैप्टन कुक तीन यात्राओं में से प्रथम। कैप्टन कुक ने कहाँ की यात्रा की थी? प्रशांत महासागरीय। कब? 3 यात्राओं में से प्रथम 1768 से 71। 68-69-70-71 है। 1770 से 1780 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776। 1780 से 90 अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग कब? 1787 में
प्रथम बार डॉलर का प्रयोग किया गया था? प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी वे भेजा गया 1788। मैथ्यू फ्लीडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा जिसका अर्थ दक्षिणी है 1801 से 1803। मैथ्यू फिल्डर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा जिसका अर्थ दक्षिणी है 1801 से 1803। 1801 से 1803 में किसने ऑस्ट्रेलिया की परिक्रमा की थी? मैथ्यू फ्लीडर्स। ऑस्ट्रेलिया का नाम जिसका अर्थ है दक्षिण है। मैथ्यू फ्लीडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया का नाम रखा जिसका अर्थ दक्षिणी है ना। फिर 1800 से 1810 हो गया, 1810 से 1820, 1820 से 30 साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई 1821। साइमन बोलीवर, ये है भाई साइमन बोलीवर। साइमन बोलीवर 1821 किसको स्वतंत्रता दिलाई? वेनेजुएला। 1830 से 40 अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की पगडंडी, इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया 1838। अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स, अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी कि आंसुओं की पगडंडी, इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को ट्रेल ऑफ टीयर्स क्या है? ट्रेल ऑफ टीयर्स को बोलते हैं आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिकी मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया 1838 की घटना है। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलफगोस द्वीपों 1831 की यात्रा की जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलफगोस द्वीपों 1831 की यात्रा की जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गलफगोस, ये द्वीप है, गलफगोस द्वीपों की यात्रा की जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। 1840-50 सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार आह्वान किया गया 1848। ठीक है, सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया गया 1848 की बात है। ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में वेटिंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर की। इसके बाद माओरिस लोगों ने अनेक विद्रोह किए 1844 से 88। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच भाव की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू हुई 1856, है ना, दोबारा देख ले। ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में वेटिंगी की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में वेटिंगी की संधि कब हुई थी? 1840। यहाँ पर किस किस की मृत्यु हुई थी? ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में। इसके बाद माओरिस लोगों ने अनेक विद्रोह किए 1844 से 48। माओरिस 1850 से 60। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जल सेवा पहली बार शुरू की गई 1856। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 1856। चार्ल्स डार्विन ने साइमन बोलीवर, ये साइमन बोलीवर है भाई। फिर कैप्टन कुक 3 यात्राओं में प्रथम 1767 से 71। अब है अगले, है ना, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप समूह। 1860 से 70 अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65। संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध। संविधान के कौन से संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 13वें। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65।
ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध 1868। जब देख दोबारा ले ले। 1860 से 70। अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65। संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध। ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध 1868। 1870 से 80। टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का अन्वेषण 1870 से 80। 18 कोका कोला की खोज 1886। काफ़ी पहले खोज की गई थी भाई कोका कोला की 1886। अच्छा कोका कोला की खोज 1886। फिर 1890 से 1900 न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1893। 1900 से 1910 राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया 1903। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया 1903। 1910 से 1920 हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन का प्रारंभ किया 1913। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई 1914। देख न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1893। न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1893। 1900 से 1910 राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया 1903। हवाई जहाज़ का आविष्कार कब किया गया था 1903 में। और ये बताइए न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला था 1893 में। कोका कोला का तो नहीं आएगा ना, वैसे ही पढ़ सकते हैं 1886। हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन का प्रारंभ किया 1913। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई 1914। दो घटनाएं इसमें, एक तो हेनरी फोर्ड की, एक पनामा नहर की 1914। पश्चिम सीमा की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई 1918। पश्चिम सीमियों की 1/5 इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई 1918। 1920 से 30 अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट 1929। इससे महामंदी का दौर शुरू हुआ 1932 तक 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए। 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति 1932 तक। न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमुआ के मो लोगों का विद्रोह 1829 है ना। 20 से 30 न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमुआ के मो लोगों का विद्रोह 1829। 30 से 40, 40 से 50 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। फिर 1950-60 क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 में आए। बात तो तेरी सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 40 से 50 के बीच में, है ना। वो है 8 दिसंबर है शायद, 8 दिसंबर 1943 कुछ ऐसे है ना। पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था जापान ने, तब अमेरिका आया था मैदान में। क्यूबा क्रांति के बाद लेकिन शुरू में अमेरिका बचता ही रहा था और ये लड़ता भी नहीं, लेकिन जापान ने क्या है कि गलती कर दी, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया इस वजह से। क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 में सत्ता में आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार संशोधन 1963। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या 1968। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 1969। दोबारा से देख ले।
संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। देख, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 सही है। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। एक मिनट, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 सही है। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में प्रजातीय पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। प्रजातीय पार्थक्य मतलब नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी भाई 1968 में। और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 1969 में। 68 और 69। महिलाओं के आंदोलनों के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। ये है ना संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963। ये फोटो है उस समय का, देखिए इतनी पब्लिक भीड़ हो रही है भाई। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 1870 से 80 है ना। महिलाओं के आंदोलन के कारण अमेरिकी कांग्रेस ने समान अवसर अधिनियम पारित किया। महिलाओं के आंदोलनों के कारण 1880 से 90 और 90 से 2000 टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। 1970 में पपुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। पपुआ न्यूगिनी किससे? ऑस्ट्रेलिया से। कब स्वतंत्र हो गया? 1970। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया 1984। रेंग टोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है ना 1984। रेरो टोंगा की संधि ने दक्षिण पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया। क्रियाकलाप, यदि आप इस पुस्तक में दी गई 4 काल रेखाओं की तुलना करें तो आप वाई खाने में दिए गए तिथि क्रम के कालों में विभिन्नता पाएंगे। इसके पीछे के कारणों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने आप एक काल रेखा बनाने की कोशिश करिए और घटनाओं के अपने चयन के कारण बताइए। अब आएगा भाई पाठ विषय 6 है ना। कोई दिक्कत? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963, अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 और मार्टिन लूथर किंग की हत्या 68। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 69। 68 और 69। आगे चलते हैं है ना। ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप। भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण किए 1971। सिरमाओ भंडार नायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960। रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ 1853। महान विद्रोह 1857। रणजीत सिंह है ये, रणजीत सिंह। ये 1757 का प्लासी का युद्ध है। नेशनल मंडेला है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।